अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थर्मल फिज़िक्स का पोर्शन स्टार्ट करना है और आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। काइनेटिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट में हमने पार्टिकल मॉडल के फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करने हैं, जिसमें हमें देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस किस तरह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इनके दरमियान फोर्सेस, इनके जो डिस्टेंसेस हैं, पार्टिकल्स की मोशन, इन सब के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल और टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन। फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है और प्रेशर एंड चेंजेस इन प्रेशर, इनको डिस्कस करेंगे बेसिकली। थर्ड पॉइंट में भी हम ये देखेंगे कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का भी क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से। मैटर जो है इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, बल्कि इससे पहले हम डिस्कस कर देंगे मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर जो है ये एटम से मिलकर बना होता है। ये ज़रा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़रा बेसिक सा जो डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं, फिर हम पार्टिकल मॉडल की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनी है ना, इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एटम से मिलकर बनी है। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी अकेला नहीं रह सकता। तो हो क्या होता है कि एटम जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी बॉन्ड्स बनते हैं, और ये कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है एटम एग्जिस्ट करता है, यानी एक मॉलिक्यूल में मोर देन 1 एटम्स होते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसके बेस पर जो मैटर है उसको हम फर्दर 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। और वो जो स्टेट्स हैं उसमें पहली स्टेट है सॉलिड्स, सेकंड है लिक्विड और थर्ड हैं गैसेस। तो इस लेक्चर में हम इन तीनों स्टेट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बेसिकली पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर है। जो पार्टिकल मॉडल है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने पार्टिकल के लेवल पर हमने डिस्कस करना है। पार्टिकल क्या होता है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है एटम्स के बारे में, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके अलावा आयंस हैं, इवन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, ये सब जो हैं ये पार्टिकल्स ही हैं। ठीक है। जब भी पार्टिकल का वर्ड यूज़ होगा बेसिकली हम मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, कोई भी चीज़ जो है वो पार्टिकल में एडजस्ट होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड। ये है सॉलिड का पार्टिकल लेवल पे स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप ये देखें, ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, ये 1 मिनट, अब ठीक है। पार्टिकल लेवल पे स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन करनी है इनके दरमियान डिस्टेंस की है। क्या इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो स्मॉल है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है? क्या ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स आपकी? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा 2 पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, स्टिक हुए हैं, ऐसा नहीं होता। इनके दरमियान डिस्टेंस होता है लेकिन बहुत स्मॉल होता है। ठीक है। चलें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इन पार्टिकल्स की पोजीशन। सॉलिड में जो पार्टिकल है ना वो अपनी एक फिक्स पोजीशन पर ही रहता है, रेस्ट पे नहीं होता, वाइब्रेट करता है, लेकिन अपनी
फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करता है। ये पार्टिकल है ना, ये अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा, ये अपनी फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। यानी पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स होती है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ से मूव करके आगे चला जाए, ये वाला पार्टिकल है यहाँ से मूव करके आगे चला जाए। अगर ऐसा होगा तो सॉलिड जो है वो भी फ्लो करना शुरू कर देगा। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर ही फिक्स रहते हैं, इस वजह से सॉलिड जो है वो कभी भी फ्लो नहीं कर पाता। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से हमें समझ आती है कि फिक्स पोजीशन होने की वजह से जो सॉलिड्स हैं इनकी जो शेप है वो भी डेफिनेट होती है और इनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास एक क्यूब है, इसे आप एक फ्लोर पे रखें या इसको आप किसी बीकर है उसमें वाटर है कोई भी या लिक्विड है इसमें डाल दें, ठीक है। अब आप दोनों केसेस में देखेंगे कि जो इसकी शेप फ्लोर पे थी वही शेप इसकी वाटर में होगी, वाटर में जाके अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब है इसकी शेप डेफिनेट है। और वॉल्यूम, जितनी स्पेस इसने फ्लोर पे ऑक्यूपाई की है उतनी स्पेस ये वाटर के अंदर जाके ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लोर पे इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है और वाटर में जाके थोड़ी जगह पर अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। जितनी स्पेस इसने फ्लोर पे ऑक्यूपाई करनी है उतनी स्पेस ही इसने वाटर में ऑक्यूपाई करनी है। तो इससे हम कहते हैं कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, यानी इसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते या चेंज नहीं होगा। अगर इसकी जगह चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट की, वॉल्यूम वही रहेगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस पॉइंट पर कि एक ये टाइटली पैक कैसे होते हैं और दूसरा ये फिक्स पोजीशन पर क्यों रहते हैं। ये पार्टिकल अपनी इस फिक्स पोजीशन पर क्यों है, आगे मूव क्यों नहीं कर सकता, और ये डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम ही इसके क्यों होते हैं। इन सब जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर है गैस ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्सेस पर। मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, ये फोर्सेस इनको पैक करके रखती हैं, बाउंड करके रखती हैं, और ये फोर्सेस कहलाती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF। आप लोगों ने डरना नहीं है इससे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इस नाम से घबराना नहीं है, ठीक है। ये IMF बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक्ट करती हैं। जितना मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस जो है वो कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती हैं। ये इक्वेशन कोई नहीं है, इक्वेशन इसकी डिफरेंट है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। जितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कम होगा IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होंगी। सॉलिड के दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। यानी लिक्विड और गैसेस की निस्बत सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान IMF जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इस वजह से सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो टाइटली पैक होते हैं और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न स्ट्रक्चर, जो सॉलिड्स का स्ट्रक्चर है वो रेगुलर होता है, रेगुलर पैटर्न होता है। यानी कि ये अपनी सेम शेप को मेंटेन रखते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स है ना, सपोज जैसे एक टेबल सॉल्ट है, नमक है, NaCl। टेबल सॉल्ट, नमक में जितने भी NaCl के क्रिस्टल होंगे सब एक तरह की शेप में ही जो है वो कनेक्ट होंगे, अटैच होंगे।
तो इस वजह से इनका जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है। तो स्टूडेंट्स ये था सॉलिड से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अब हम यही वाले जो पॉइंट्स हैं कंपैरेटिवली हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स में। ये 5 के 5 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो भी हो जाएगा सॉलिड्स के साथ। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड को। ये है जी लिक्विड। सबसे पहले लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान आपने डिस्टेंस देखना है। लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत कम है। इसका मतलब है लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो फार अपार्ट हैं या फर्दर अपार्ट हैं, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड की कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट, क्या ये लिक्विड के पार्टिकल जो हैं अपनी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वहाँ पर फिक्स रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये रैंडम मोशन करता हुआ एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव करेगा। ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करेगा, कोई इस तरफ को मूव करेगा। तो इसका मतलब है पार्टिकल जो हैं लिक्विड में वो अपनी फिक्स पोजीशन पर नहीं होते बल्कि मूव करते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्रॉस करके पास करके आगे मूव करता है। इस वजह से पार्टिकल जो है लिक्विड जो है वो फ्लो कर पाता है। पार्टिकल्स पास ईच अदर, डेट इज़ वाई लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। तो एक पॉइंट आपने ये भी इसमें याद रखना है कि लिक्विड जो है फ्लो क्यों करते हैं। इसका मतलब है कि इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, बल्कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्रॉस करता है, मूव करते हैं, जिस वजह से लिक्विड जो है फ्लो करता है, ठीक। और इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसका क्या मतलब है? नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है मैं अभी बताता हूँ, दोनों इकट्ठी डिस्कस कर लेंगे। वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है और दो हमारे पास बीकर हैं, एक कुछ इस तरह का है, एक कुछ इस तरह का है। इन दोनों में मैंने 1 लीटर जो है ना लिक्विड पोर किया, पानी डाला। जो मटेरियल, जो मग जो है, जो कंटेनर जिस तरह का होगा ना, वाटर उसकी शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके उसमें उसे फिलअप कर लेगा। इसमें वाटर यूँ फिलअप होगा। तो इसका मतलब है जैसा कंटेनर इसके सामने आएगा ये वैसी शेप जो है चूज़ कर लेगा, वैसा ही ये हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। हमारे पास 1 लीटर वाटर था, हमने दोनों में सारा का सारा पानी डाला, ठीक है। तो 1 लीटर वाटर ही इसके अंदर होगा, 1 लीटर वाटर ही इसके अंदर होगा, यानी वॉल्यूम उसका सेम होगा, लेकिन इसकी जो कंटेनर की शेप है उसके डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है वो डिफरेंट शेप्स एक्वायर करेगा। इस वजह से 3 और 4 पॉइंट्स ये इस तरह हैं कि इसकी शेप कोई डेफिनेट नहीं होती लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी वॉल्यूम इसका सेम ही रहता है और शेप जो है वो कंटेनर के मुताबिक ये एडजस्ट कर लेता है, उसको एक्वायर कर लेता है। उसके बाद इनका चूँकि फ़्लो होता है, कॉन्टीन्यूस मूवमेंट हो रही है, फ़्लो हो रही है, तो कोई रेगुलर पैटर्न भी नहीं होता, नो रेगुलर पैटर्न। और लास्ट पॉइंट है फोर्सेस का। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड की निस्बत इसमें स्ट्रेंथ वाइज वीक होंगी। वीक होने की वजह से ये अपनी किसी एक फिक्स पोजीशन पर नहीं रहते और ये मूव करते हैं, फ्लो, इस वजह से लिक्विड जो है फ्लो करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं या वीकर देन सॉलिड्स, ये वीकर IMF देन सॉलिड्स, ठीक है।
तो ये स्टूडेंट्स लिक्विड के कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं गैस को। जी अब गैसेस के बारे में आपने मुझे खुद बताना है वन बाय वन। सबसे पहले डिस्टेंस, गैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो लार्जर डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के दरमियान देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे वीक होंगी, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इसका मतलब है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, वीकेस्ट का मतलब ये है कि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस में होंगे, जिसकी वजह से गैस पार्टिकल्स भी एक सर्टेन फिक्स पोजीशन पर नहीं रह सकते, बल्कि ये भी रैंडमली मूव करते हैं और एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से ये गैस जो है ये भी फ्लो कर पाती है। और तीसरी बात, इनकी भी कोई शेप नहीं होती और ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है। और गैस पार्टिकल्स की जो मोशन है वो रैंडम मोशन होती है, वाइब्रेट भी करते हैं, ये ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, रोटेशन भी होती है, डिफरेंट टाइप्स की मोशन जो है इनमें होती हैं। तो ये बच्चों कुछ गैसेस से रेलिवेंट पॉइंट्स थे, ये भी आपने अंडरस्टैंड करने हैं, राइट डाउन करने हैं। अगर हो सके जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, आपके पास कोई भी रिकमेंडेड आपके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें जो इनकी थ्योरी लिखी है वो लाजमी आप लोग पढ़ें, ठीक है। उसके आपको कई चीज़ें जो हैं, बल्कि इनकी भी डिटेल जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी इजीली। तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अपनी क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को मैं लाजमी एक दफ़ा रीडिंग इसकी करवाता हूँ। तो आप भी करें तो आपको इसका काफ़ी जो है ना फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स पार्टिकल मॉडल में हमने सबसे पहले सॉलिड को, फिर गैसेस को, फिर लिक्विड को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट में हमने डिस्कस करना है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। रिलेशन डजेंट मीन कि मैं यहाँ कोई इक्वेशन राइट डाउन करूँगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि ये क्या बिहेवियर होता है टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से गैसेस में। गैसेस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल जो हैं सर्टन इनके पास एनर्जी है जिससे ये वाइब्रेट कर रहे हैं। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ ना, अपवर्ड एरो मीन मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो गैस पार्टिकल जो हैं वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस पार्टिकल्स। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ना तो इनकी जो वाइब्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी, यानी स्पीड इनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब है वाइब्रेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी, वाइब्रेशन फास्ट होगी तो इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसके ऑपोजिट, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है यहाँ पर हीट जो है वो सिस्टम से लीव कर रही है, सिस्टम कूल होगा, गैस मॉलिक्यूल्स कूल होंगे, उनकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होगी, यानी वाइब्रेशन उनकी स्लो होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी उनकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स मैं अपनी क्लास में भी इस तरह राइट डाउन करवाता हूँ। ये एरो नहीं मैं लगवाता, यहाँ पर एरो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ। आप लोगों ने वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, अपवर्ड एरो जो है वो इंक्रीज़, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज़। यहाँ पर मैं इसलिए ये पॉइंट्स इस तरह लिखता हूँ कि जब आपने P2 का पेपर सॉल्व करना है ना, तो उसमें जब भी थ्योरी के क्वेश्चंस आएँ तो आपको पता हो कि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी तक हमने किस किस पाथ से होते होते जाना है। तो जब भी क्वेश्चन आए आप इन्हीं चीज़ों को वर्ड्स में राइट डाउन कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन के पूरे मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे।
तो इसलिए मैं ये वाले पॉइंट्स राइट डाउन करता होता हूँ, तो आपने इनको अंडरस्टैंड भी करना है और इनको याद भी रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एक डिस्कस करते हैं पॉइंट और एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये क्या है? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। टेम्परेचर और डिक्रीज़ होगा, काइनेटिक एनर्जी और डिक्रीज़ होगी। टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। कब तक? बच्चों, एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते करते जब किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है? और उस वक़्त जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है या पार्टिकल्स की जो मोशन है वो सीज़ हो जाएगी। सीज़ होने का मतलब मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है? वो टेम्परेचर जिस पे ये दोनों प्रोसेस होने हैं ना, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो ये होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि वो टेम्परेचर जिस पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए और मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाए। ये एक्चुअली मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली स्टॉप होती है, लेकिन एक्चुअल ये इतना जो लो टेम्परेचर है वो अभी तक एक्वायर नहीं हो सका और एक्चुअल में स्टॉप नहीं होती। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो बहुत जो है ना वो मिनिमम हो जाती है। ये थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है और एक्सपेरिमेंटली या एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है, यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो पर। तो हम डेफिनेशन इस तरह करवा देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आपने ये दोनों पॉइंट्स याद रखने। ठीक है? अगर एक क्वेश्चन आपको आ जाए, कोई डेफिनेशन आ जाए, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही जो है ना पॉइंट्स हैं। मिनिमम भी आप लिख सकते हैं। मिनिमम में लिखेंगे मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो बहुत स्लो हो गई है। तो ये टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन था। अब लास्ट एक रिलेशन हमने डिस्कस करना है प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में। सबसे पहले तो प्रेशर जो है एक गैस के मामले में, इस केस में प्रेशर होता क्या है? देखें, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। रैंडम मोशन परफॉर्म करते करते ये कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं। कोई इधर कोलाइड कर रहा है, कोई यहाँ कोलाइड कर रहा है, कोई यहाँ से करेगा, कोई यहाँ से करेगा। और हो सकता है जो ये वाले गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये कोलाइड ना करते हों, इनके पास इतनी एनर्जी ही ना हो कि ये वॉल्स तक जा सकें। और जो कोलाइड करते हैं ये जितने एरिया पर कोलाइड करेंगे उतने एरिया पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे बेसिकली ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है? तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्स के साथ कोलिजन होता है। अब प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है देखें। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो आगे गैस लॉज है ना, इस अगला लेक्चर उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो तेज़ हो जाएगी। तो ये वाले गैस मॉलिक्यूल जो हैं और ये वाला गैस मॉलिक्यूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा भी देखिएगा। ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है ना, ये पहले भी कोलाइड कर रहा था, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के बाद भी कोलाइड करेगा। लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के बाद चूँकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई है तो ये ज़्यादा स्ट्रांगली जो है कोलाइड करेगा, तो इसका प्रेशर और इंक्रीज़ होगा। ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है ये पहले कोलाइड नहीं कर रहा था क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। अब टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से इसके पास इतनी एनर्जी आ गई है कि ये मूव करके ये भी जाके कोलाइड करेगा, तो इसका भी प्रेशर होगा। इस तरह डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी गेन करके जो है वो वॉल्स के साथ कोलाइड करना शुरू करेंगे। मोर कोलिजन्स होंगी। जब मोर कोलिजन्स होंगी
मोर फोर्स पर यूनिट एरिया होगी तो इसका मतलब है प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का और प्रेशर का रिलेशन भी डायरेक्ट है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जो गैस लॉज हैं उनको। और सेकंड लेक्चर तक आप इजाज़त दीजिए, इसको पढ़ें, इसकी रीडिंग करें, अंडरस्टैंड करें, कोई इशू हो तो मेरे साथ उसे डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।